नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने देवा स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज पुनः हम कवर करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के तीसरे चैप्टर को। तीसरे चैप्टर का नाम है दोस्तों वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। ठीक है दोस्तों, तो आज हम कवर करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। पहला है वंश, दूसरा है वंशानुक्रम, तीसरा है वातावरण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम। आपका सही आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम। ओके दोस्तों। और दूसरा नंबर दोस्तों, आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। पहला है प्रोटीन, दूसरा है विटामिन, तीसरा है जीन्स और चौथा है कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, आनुवांशिकता के मूल संवाहक जीन्स माने जाते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जीन्स। और तीसरा नंबर है दोस्तों, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। निम्न में से किसका कथन है। दोस्तों, ये कथन किसका है ये बताना है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है। तो पहला है B.N. झा, दूसरा है H.A. पेटरसन, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है जेम्स ड्रेवर। तो दोस्तों, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन B.N. झा का है। B.N. झा का है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा B.N. झा, जो पहले नंबर पर है। चौथा नंबर है दोस्तों, किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। यानी किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वही बताना है दोस्तों। जैसे पहला है शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, दूसरा है बुद्धि पर प्रभाव और तीसरा है चरित्र पर प्रभाव, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, किसी भी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव और चरित्र पर प्रभाव, ये तीनों प्रभाव पड़ते हैं। तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं है जो ना पड़े, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों। और पांचवा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो पहला है प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेना, दूसरा है अमूर्त रूप से सोच विचार करते रहना, तीसरा है लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना और चौथा है प्रवाहपूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण करना। तो दोस्तों, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण ये नहीं है कि वो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट ले। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना। और छठवां नंबर है दोस्तों, आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफ़ी कमजोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ हैं लेकिन शरीर से वो भी कमज़ोर हैं। आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अगर एक लड़का कमज़ोर है लेकिन उसकी बुद्धि श्रेष्ठ है, उसके पिताजी की भी ऐसी स्थिति है, तो उसका कारण क्या है, इसमें आपको ये बताना है। जैसे इसमें दिया है, पहला है उनके घर में पौष्टिक खाना नहीं बनता है, दूसरा है दोनों पिछले कई वर्षों से बीमार हैं, तीसरा है यह उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है, चौथा है इस विषय में कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता। तो एक ही कारण हो सकता है दोस्तों, यह उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यह उनके वंशानुक्रम का प्रभाव है। और सातवां नंबर है दोस्तों, दो जुड़वा बच्चों को दो अलग अलग स्थान पर रखा जाता है। एक स्थान पर जहां धर्म, संस्कृति, संस्कार आदि का वातावरण है, वहीं दूसरे स्थान पर अंधविश्वास और रूढ़िवाद का वातावरण है। बच्चों के बड़े होने पर उनके विचारों पर पड़ने वाला वातावरणीय कारक होगा। तो दोस्तों, दोनों बच्चों को अलग अलग जगह पर रखा जाता है, वो जहाँ रहते हैं, तो उनके ऊपर सांस्कृतिक कारक का प्रभाव पड़ता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक कारक। ठीक है दोस्तों। आठवां नंबर दोस्तों, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। दोस्तों, आपके कक्षा में एक बच्चा बहुत ही उदंड है या अनुशासनहीनता दिखाता है, तो उसको क्या करेंगे। पहला है छात्र को रोज पीटेंगे,
जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता। दूसरा है स्कूल से उसका नाम प्रधानाचार्य से काटने के लिए कहेंगे। तीसरा है उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। और चौथा है उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास भेजेंगे या के पास लेकर जाएंगे। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 9वां नंबर है दोस्तों, बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, उसका विश्वास क्यों नहीं हो रहा है आदि प्रश्नों के उत्तरदायित्व हैं। यानी निम्न प्रश्नों के उत्तरदायित्व कौन है? तो दोस्तों पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा है ए एवं बी दोनों यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन प्रश्नों का उत्तरदायित्व या उत्तरदायित्व वंशानुक्रम और वातावरण दोनों कहलाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए एवं बी दोनों। ठीक है दोस्तों, अब 10वें नंबर पर चलेंगे। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? दोस्तों इसमें दिया है पहला आंतरिक कारक, दूसरा बाह्य कारक, तीसरा ए एवं बी दोनों यानी आंतरिक कारक और बाह्य कारक दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का आंतरिक कारक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंतरिक कारक। और 11वां नंबर है दोस्तों, चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां हो सकती है? अगर चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य चरित्र निर्माण ही समझ लिया जाए तो हमें क्या क्या हानियां हो सकती है? इसमें जैसे आप पहला ऑप्शन दिया है व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है, दूसरा है जीविकोपार्जन में सहायता नहीं मिलती है, तीसरा है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है, चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लिया जाए या मान लिया जाए तो हमें इन सब की हानि हो सकती है। जैसे व्यवहार कुशलता की अवहेलना होगी, जीविकोपार्जन में सहायता नहीं मिलेगी, और तीसरा है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना भी होगी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 12वां नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? तो पहला स्कूल, दूसरा पुस्तकालय, तीसरा धर्म और चौथा शिक्षण विधि। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धर्म। तो धर्म नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका सही आंसर होगा धर्म। और 13वां नंबर है दोस्तों, किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों संवेग का शाब्दिक अर्थ बताना है तो संवेग का शाब्दिक अर्थ होगा उत्तेजित दशा। ठीक है दोस्तों, संवेग का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा उत्तेजित दशा। 14वां नंबर है दोस्तों, किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है? आप देखते हैं दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास अलग अलग प्रकार से होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वयस्क हो, चाहे वृद्ध हो। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन दिया है अनवरत विकास का सिद्धांत, दूसरा है विकास का गति सिद्धांत, तीसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत और चौथा है एकीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों विकास का गति सिद्धांत के अनुसार ही किन्हीं व्यक्तियों में या बहुत सारे व्यक्तियों में भिन्न भिन्न विकास होता है या विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकास का गति सिद्धांत। और 15वां नंबर है दोस्तों, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, तो इस तथ्य का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? दोस्तों आपको ये कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, कि आप क्या मानते हैं इसको। 16वां नंबर है दोस्तों, आज बालापराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण बस शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों आजकल देखते हैं, आप लोग भी देखे होंगे कि बाल अपराध की घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं और उसके चलते पढ़ाई लिखाई में, शिक्षण विधि में भी बहुत समस्याएं आती हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है आपको ये बताना है। पहला है दूषित वंशानुक्रम, दूसरा दूषित वातावरण, तीसरा टूटा परिवार, चौथा ये सभी। तो दोस्तों बाल अपराध घटनाओं का कारण दूषित वंशानुक्रम भी, दूषित वातावरण भी और
टूटा हुआ परिवार भी हो सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे 17वें नंबर पर। आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। पहला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, दूसरा अपने वेतन का ज्ञान, तीसरा सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान, चौथा उपरोक्त में से सभी का ज्ञान। तो दोस्तों, आपको अपने शिक्षण प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करना है या अपने शिक्षण को प्रभावी बनाना है, तो आपको बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। ठीक है दोस्तों, 18वां नंबर है दोस्तों, यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं, यदि आप किसी कक्षा में पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों की पहचान हेतु किसे चुनेंगे। पहला है सभी छात्रों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, दूसरा है सभी छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी जांच करेंगे, तीसरा है सभी छात्रों की बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे, चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, अगर किसी भी नई कक्षा में हम जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो वहाँ सबसे पहले ये पूछते हैं कि बच्चों ने क्या पढ़ रखा है, बच्चों से क्या क्या आता है, बच्चे क्या सीख चुके हैं, इनको क्या सिखाना है। तो सभी बच्चों की पूर्व शिक्षा की जानकारी हम लोग लेते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें भी सभी छात्रों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे। 19वां नंबर है दोस्तों, वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर है। दोस्तों, वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के निर्भर भी हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे के सहयोगी भी हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। 20वां है दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, आप दिल्ली के यहाँ दिल्ली लिखा हुआ है, ये है दिल्ली। तो आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपको इमेजिन करना है कि हम दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है। दो बच्चों में दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि दो बच्चों में जो विभिन्नताएं मिलती है वो किसके कारण हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन भी दिए हैं। पहला है वातावरणीय प्रभाव, दूसरा है विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, तीसरा है आपकी शिक्षण विधि और चौथा है ये सभी। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा वातावरणीय प्रभाव। ठीक है दोस्तों, अगर दो विभिन्न जगहों में रहने वाले बच्चों में अगर आकार, रंग, रूप इनमें आपको विभिन्नताएं देखने को मिलता है, तो उसका एक ही कारण हो सकता है जो है वातावरणीय प्रभाव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वातावरणीय प्रभाव। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।